हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर और आज हम बात करने वाले हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में। जी हाँ, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का आज हम यूनिट नंबर 1 का पार्ट 2 करने वाले हैं। यानी पार्ट 1 में मैंने कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था रिलेटेड टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसके ऑब्जेक्टिव्स कराए थे। आज हम बात करेंगे लिमिटेशंस और डिफरेंस के बारे में, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। और ये पढ़ के जाना इस मतलब ये समझ लो कि अगर ये पढ़ के नहीं गए ना ये टॉपिक, तो आपके एग्जाम में बहुत सारी चीजें मिस हो जाएंगी। सो ये पार्ट 2 है और ये यूनिट नंबर 1 का जो लास्ट वीडियो है उसके बाद ये यूनिट नंबर 1 पूरा कंप्लीट माना जाएगा। तो आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिमिटेशंस पढ़ते हैं, यानी कि बुराई पढ़ते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। जैसे हम लोगों ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बुराई पढ़ी थी और वैसे ही हमने कॉस्ट अकाउंटिंग की पढ़ी थी, तो आज हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिमिटेशंस पढ़ने जा रहे हैं, जिसका मैंने कोड भी बनाया आप लोगों को याद रखने के लिए। डबल एल मतलब LLDC, ठीक है, बी, ठीक है। तो DDC B से आप इसको याद रख सकते हैं, राइट। तो अगर आप उल्टा भी चलेंगे तो आपको एक कोड याद आएगा, बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी आता है एंड देन एल आ जाएगा, डबल एल। तो इस तरीके से भी याद रख सकते हो, इट्स अप टू यू, ताकि आपको याद रहे। बुराई जो है हमारी, लिमिटेशन जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, सबसे पहली कौन सी है? लैक ऑफ नॉलेज। यानी जो नॉलेज होती है ना उसकी थोड़ी सी कमी देखी जाती है। आप सोचोगे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कमी किस तरीके से हो सकती है नॉलेज की। तो अगर आपने डेफिनेशन, अगर आपने पिछली वीडियो को अगर अच्छे से देखा होगा, उसमें डेफिनेशन को समझा होगा, तो डेफिनेटली ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि होता क्या है कि हमारा जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो कहीं ना कहीं इस चीज के बारे में बात करता है कि जो हमारा मैनेजमेंट है वो आगे चल के डिसीजंस लेता है। यानी कि हमारे पास इवेंट्स के चक्कर में, जो पास इवेंट्स हुए होते हैं उसकी वजह से कुछ डिसीजंस लेने होते हैं सही टाइम पर, ठीक है। और वो डिसीजंस लेने के लिए अच्छी खासी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर नॉलेज नहीं होगी तो डिसीजन अच्छे से नहीं ले पाएंगे। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है कि एक्स्ट्रा नॉलेज भी होना बहुत जरूरी है, और एक्स्ट्रा नॉलेज बहुत कम होती है, इसलिए इसकी लैकिंग होती है, यानी कमी होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, हमें जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हमें किसी सिर्फ मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ने की वजह से ज्ञान हो जाए। हमें इसके साथ साथ इकोनॉमिक्स है, टैक्सेशन है, ऑडिटिंग है, बहुत सारे सब्जेक्ट की एक्स्ट्रा नॉलेज होनी भी जरूरी है। क्योंकि जब हम डिसीजंस लेते हैं तो इन सब का भी अगर हमें अच्छा खासा ज्ञान होगा तो हमें अच्छा खासा डिसीजन ले पाएंगे और बिल्कुल अप्रोप्रिएट मैनर में ले पाएंगे, राइट। नंबर 2 हमारा लिमिटेशन है लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी। इसको मैंने ब्रैकेट में पर्सनल फीलिंग से लिखा है। जैसे कि बायसनेस देखी जाती है हम लोगों की, और बायस वर्ड आप लोगों ने क्लास 11 के स्टैटिस्टिक में पढ़ा होगा, और मैंने काफी अच्छे से इसको डिटेल में डिस्कस भी किया हुआ है। बेसिकली लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी में क्या होता है? लैक मतलब कमी एक तरीके से, ठीक है। कमी देखी जाती है ऑब्जेक्टिविटी में। होता क्या है कि हमारी जो पर्सनल फीलिंग होती है कभी कभी वो हमारे को आगे नहीं बढ़ने देती, जिसकी वजह से ऑब्जेक्टिविटी के अंदर कमी देखी जाती है। डेवलपिंग स्टेज क्या है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है ना वो डेवलप नहीं है, डेवलपिंग है, अभी हो रहा है, कहीं कहीं हुआ है, पूरे तरीके से ये डेवलप नहीं हुआ है, इसीलिए यहाँ पे डेवलपिंग स्टेज लिखा गया है, डेवलप नहीं लिखा। हमारा मेनली पॉइंट है कि ये जो सिस्टम है बहुत कॉस्टली पड़ता है, इसलिए ये छोटी मोटी कंपनीज जो है उसके साथ डील नहीं करती। बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो इन सिस्टम को फॉलो अप करती हैं। नेक्स्ट और जो लास्ट है, जो कि है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा। यानी कि ये जो हमारी लिमिटेशंस होती है बेसिकली, इसका यहाँ एक पॉइंट बनाया गया है, वो जो कि लास्ट है, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा। यानी कि जो भी हमारा डेटा है अगर वो सही नहीं है, अगर हमारे रिकॉर्ड्स वगैरह, मतलब डेटा ही अगर सही नहीं होगा, हमारा कोई डेटा खराब है और फिर हम उससे कोई रिपोर्ट तैयार करते हैं, तो डेफिनेटली वो भी गलत बनेंगी ना। क्योंकि अगर एक चीज गलत है तो उससे हमारी बहुत सारी चीजें आगे आने वाली भी प्रभाव डालती है। तो इसीलिए यहाँ पे इस पॉइंट को लिया गया और ये इसकी बुराई भी है, ठीक है। तो इसीलिए एवरीथिंग, यानी हर चीज गलत हो सकती है एक डेटा की वजह से। अगर एक डेटा में कोई वैल्यू गलत है तो वो आगे जाके गलत हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं एक डिफरेंस के ऊपर, जो मुझे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। और बहुत सारे जो आप बुक्स देखेंगे उसके अंदर कभी कभार क्या होता है, कॉस्ट और फाइनेंशियल का जो डिफरेंस होता है वो एक साथ पढ़ाते हैं, ठीक है। और फिर कॉस्ट या फिर मैनेजमेंट का एक साथ पढ़ाते हैं, मतलब दो दो करके पढ़ाते हैं। तो मैंने ना एक ही में बनाया है ताकि आप लोगों को बिल्कुल डिफिकल्टी ना हो और तीनों को समझना, क्योंकि दो तो आप पढ़ चुके हैं, तीसरा भी पढ़ रहे हैं। तो मेरे को तो यही बेस्ट तरीका लगा आप लोगों को समझाने के लिए, और बिल्कुल शॉर्टकट समझाऊंगी। 3 पॉइंट्स है, अच्छे से क्लियर करवा दूंगी, और 3 के अंदर भी अच्छे से एग्जांपल्स दे दूंगी, ताकि आपको 3 जो आप अदर बुक से भी पढ़ोगे तो वो भी आपको पढ़ते ही समझ आ जाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग की, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले बात कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, फिर फाइनेंशियल, फिर मैनेजमेंट। तो बात यहाँ ये आती है कि कॉस्ट अकाउंटिंग हम अभी जस्ट लेटेस्ट में पढ़ के आए, इसलिए मैंने ना इसको पहले ही रख दिया। फाइनेंशियल अकाउंटिंग उससे पहले पढ़ा था, और मैनेजमेंट हम अब पढ़ रहे हैं।
तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या बोलता है कि ना किसके साथ डील करता है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस की। जब भी ना इस चीज का बहुत ध्यान रखना है आप लोगों को कि जब भी आप कोई भी एग्जाम के अंदर इसका डिफरेंस लिखे, डेफिनेशन लिखे रिलेटेड टू कॉस्ट अकाउंटिंग, तो प्लीज प्रोडक्ट के साथ में सर्विस को भी जरूर ऐड करें, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात नहीं होती, एक सर्विस की भी बात होती है, ठीक है। तो यानी जो आपका प्रोडक्ट है या आपकी जो सर्विस है उसके साथ डील किया जाता है, यानी कि प्रॉपर असेंटेनमेंट होता है, लोकेशन होता है, अपोर्चमेंट होता है। ये हमने पढ़ा कि अगर एक प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी है, किसी सर्विस की पर्टिकुलर कॉस्ट निकालनी है, तो कैसे उसको रिड्यूस करना है, कैसे कितना कॉस्ट लानी है, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस कैसे डिक्रीज करने हैं, ये सारी चीजें हमने कॉस्ट अकाउंटिंग में काफी डिटेल में पढ़ी। फिर बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ के हमने क्या सीखा। हमने यही सीखा ना कि उससे हमें अकाउंट्स बनाने होते हैं, पूरे साल में खर्चे वगैरह लेने होते हैं, इनकम वगैरह लेनी होती है। फिर उसके बाद पूरे साल खत्म होने के बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और पता लगाते हैं कि कितना हमें प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। और फिर हम देखते हैं कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, अच्छी है, बेकार है, मतलब हमारी एसेट्स ज्यादा है, लाइबिलिटी कम है, या लाइबिलिटी ज्यादा है, एसेट्स कम है। ये कैसे पता चलता था, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन से पता चलता था, ठीक है। मैं इसको इतना ही रख रही हूँ क्योंकि इतना ज्यादा डिटेल में ऑलरेडी मैं सब्जेक्ट की वीडियोस में दे चुकी हूँ डिटेल, आप वहां भी जाके देख सकते हो। अब बात करते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग की कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या काम है। जो हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या काम है कि बेसिकली इसमें एनालाइज होता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, हेल्प इन टेकिंग मैनेजमेंट डिसीजन, कि जो मैनेजमेंट डिसीजन जो है, बेसिकली जो डिसीजन है वो सही लिए जा सके। और वो कब लिए जाएंगे, जब हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को जब हम एनालाइज करेंगे तभी तो डिसीजन सही टाइम पे अप्रोप्रिएट टाइम में लिए जाएंगे ना। तो वो किस में आता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आता है। अभी तक हमें ये पढ़ के ये समझ आया कॉस्ट अकाउंटिंग में एक प्रोडक्ट या फिर एक पर्टिकुलर सर्विस जो होती है उसको किस तरीके से डील किया जाता है, कितने स्टेप से होके वो गुजरता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग ने हमें ये बताया कि हमें अपनी कंपनी का कैसे प्रॉफिट या बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस कैसे निकाला जाता है, और फाइनेंशियल पोजीशन कैसे पता चलती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हमें प्रॉपर मैनेजमेंट डिसीजंस जो होते हैं वो हमारे को लेने में मदद करता है। कौन, अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करके पता चलता है चीजें सीखने के बाद। फिर आता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग में पास रिपोर्ट जो होती है, कॉस्ट दैट हैव बीन इनकर्ड, यानी जो हमारी पास रिपोर्ट्स होती है वो उसके बिहाफ पे ही, यानी कि पास रिपोर्ट कॉस्ट दैट हैव बीन इनकर्ड। इसमें क्या होता है, पास के खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, तभी तो आपने प्रॉफिट या लॉस निकाला ना। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है, फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, ये बेसिकली प्रिडिक्ट द फ्यूचर ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट इवेंट। जो पास्ट में इवेंट्स हो चुके हैं उसके बेसिस पे ही आप यहाँ पे फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर पा रहे हो। अपनी करंट एंड एस्टिमेटेड इवेंट को देखने के बाद ही आप चीजों को प्रिडिक्ट कर रहे हो, ठीक है। आज एक्चुअल में ऐसा हो रहा है, पास्ट में ऐसा हुआ था, तो फ्यूचर में कैसा होगा ये कौन बता रहा है, आपके डिसीजंस बता रहे हैं, आपकी नॉलेज बता रही है, आपका मैनेजमेंट डिसीजन बता रहा है, ठीक है। अब आते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग में, बेस्ड ऑन ऑल द फैक्ट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द कॉस्ट इन्वॉल्व। बेसिकली कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है, ये सारे किसके ऊपर बेस्ड होता है, आपकी फैक्ट्स के ऊपर, आपकी इंफॉर्मेशन जो होती है, जो कि कॉस्ट, जैसे मान लो मैंने पेन का एग्जांपल काफी दिया था, पेन का, माइक का, बॉटल का, स्केल का, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, जो भी फैक्ट्स है, जो भी इंफॉर्मेशन है, किससे रिलेटेड, आपकी कॉस्ट जितनी इन्वॉल्व हुई है उसके ऊपर बेस्ड रहता है कॉस्ट अकाउंटिंग। जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, एक डबल एंट्री सिस्टम है, आपको पता ही है, दोनों चीजें रिकॉर्ड करनी। अगर मैं बोलूं कि मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंस ले रही हूँ, इनकम नहीं ले रही, या फिर सिर्फ इनकम लूंगी एक्सपेंस नहीं लूंगी, तो क्या मैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस या फाइनेंशियल पोजीशन बता सकती हूँ? डेफिनेटली नहीं बता सकती। तो यानी कि इट इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम, दोनों की रिकॉर्डिंग करेंगे तभी एक्चुअल चीजें हमें ये दोनों पता चलेंगी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या होता है, इट इज नॉट बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम, ये हमारे डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड नहीं है। इसके अंदर इसका भी इंफॉर्मेशन है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का भी इन्वॉल्वमेंट है, कॉस्ट अकाउंटिंग का भी इन्वॉल्वमेंट है, तब जाके कई डिसीजन निकाले जाते हैं, ठीक है। यानी कि प्रॉपर ऑल ओवर जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो कहीं ना कहीं इन सबको देखने के बाद, पास्ट इवेंट को देखने के बाद, करंट सिनेरियो देखने के बाद ही हमें यहाँ पर चीजें होती है, जो कि डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं करता। कौन, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो आई होप आपको ये डिफरेंस अच्छे से समझ में आया होगा। और ये हमारा पार्ट 2 था और मैंने इसको अच्छे से कंप्लीट करा दिया। अब मिलेंगे यूनिट नंबर 2 के साथ। थैंक यू सो मच।